हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और आपके पास केवल 1 माह का टाइम है और यही 1 महीना आपको डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। यही 1 महीना आपका डिसाइड करेगा कि आपका पड़ोसी आपसे जलेगा या आपका मजाक उड़ाएगा। प्यारे बच्चों, ये केवल हंसी मजाक का टाइम नहीं है। भले ही हंसी मजाक के साथ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको सीरियस हो जाना है। देर रात में जैसे हम आपके लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का डर भगाने के लिए आपके लिए खड़े हुए हैं, उसी तरीके से आपको आपका जो बिस्तर है बाबू, उस आराम का बिस्तर को, बेड को छोड़ करके उठ करके आना है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत के साथ 1 महीना पूरा जी जान लगा देना है। और अगर इसी 1 महीना को आप अगर जी जान से एकदम पढ़ाई में लगा देंगे तो आपका फ्यूचर बेटर हो जाएगा। और ये आप भी जानते हैं और दुनिया का हर वो शख्स जानता है कि भैया इंटर जो है, इंटर का ये टाइम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 1 महीना में आप जो तैयारी करेंगे उसी में आप अपना जीवन का इतिहास नहीं भविष्य का लिखेंगे। ठीक है, इतिहास तो बैठे बैठे आदमी पुराने दिनों को, बीते हुई यादों को बैठे बैठे लिख सकता है, लेकिन भविष्य को लिखने के लिए जो टाइम आता है वो बहुत ही कम समय मिलता है। और ये 1 महीना का जो समय मिला है ये आपका फ्यूचर को लिखने का टाइम है। तो अगर फ्यूचर को लिखना है बाबू, एकदम बेड छोड़ करके, आराम का जिंदगी छोड़ करके उठ करके लग जाइए। जिस तरीके से हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो डिमांड आ रहा था, सर बहुत बार कॉल करके बोले सर आपका पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज्यादा बच्चा डिमांड कर रहा है कि सर गए कहां और उसका एक भी क्लास क्यों नहीं आ रहा है। इसी वजह से आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का डर भगाने के लिए बाबू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव का जो क्लास लेके आया गया है बाबू, ये 50 ऑब्जेक्टिव का क्लास में से आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन है, 3 फरवरी जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस 3 फरवरी का एग्जाम में आपको इस 50 ऑब्जेक्टिव सवाल में से ज्यादातर प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। और आपके लिए बाबू पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो संविधान है, इस संविधान को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया गया है। संविधान में 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद कंप्लीट किया गया है। ठीक है, और जो आपका 2 बुक आती है बाबू, दोनों बुक से कुल मिलाकर के 50 आपका ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। कुल मिलाकर के 50 जो ऑब्जेक्टिव है बाबू, 50 ऑब्जेक्टिव को कराया गया है। तो इस 50 ऑब्जेक्टिव का क्लास को देखेंगे, साथ ही साथ संविधान का जो क्लास कराया गया है 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद, कुल आपका 4 क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। और इसमें से जो है संविधान का आपका जितना भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर संविधान से आता है, और इसमें से भी आपका एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग जो हैं इस एमसीक्यू टाइप जो संविधान से जितने क्वेश्चन कराया गया है उसको भी जाकर के सर्च करके देखेंगे और आपका पॉलिटिकल साइंस का जो डर है बाबू वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज का जो आपका एमसीक्यू लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो ऑब्जेक्टिव है, इसका क्लास शुरू होता है। तो पहला आपको प्रश्न पूछा गया है कि सूचना का जो आपका अधिकार है, इस सूचना का अधिकार किस वर्ष आपका अधिनियमित हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ। आप लोग पोल में नहीं, कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए चलिएगा। कहा गया है सूचना का जो अधिकार है, यह सूचना का अधिकार के संबंध में आपको जानना होगा कि आपके जो अगल बगल में जो सरकारी संस्थान होती है बाबू, सरकारी जो आपका संस्थान होती है, गैर सरकारी नहीं, सरकारी संस्थान से आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं। और इसी सूचना मांगने की जो अधिकार है, इसी को कहा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम। और ये आपका 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था सर? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है अधिनियमित कर लिया गया था, यानी कि नियम बना दिया गया था, कानून बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सर बी में है 2005, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉक कर दीजिए इसी को। तो ऑप्शन बी के साथ जाना है और आप अगर बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोगों को बाबू ये बताना भूल गए कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है संविधान का है और संविधान से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को
लाइक भी कर दीजिएगा, उससे पहले इसका जवाब, उसके बाद इसका जो है शेयर और सब्सक्राइब। संविधान सभा की पहली बैठक आपका कब और कहां हुई थी? जो बच्चा संविधान पढ़ा है, जो बच्चा संविधान का जो आपका एमसीक्यू कराया गया है उसको देखा है, तो उसको ये क्वेश्चन जो है एकदम पानी के जैसे आसान हो जाएगा। और पूछा गया पहली बैठक कहां हुई थी, तो आप ये बता दीजिए संविधान सभा की जो आपका गठन हुआ था, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आपका 6 दिसंबर को हुआ था सर। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। और पहली बैठक जो होती है वो होती है आपका 9 दिसंबर को, ठीक 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को इसका बैठक होती है। और ये बैठक सर दिल्ली में होती है। कहां होती है? दिल्ली में होती है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और इस पहली जो बैठक होती है इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। और ये पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। और इसको जो है अस्थाई अध्यक्ष भी कहा जाता है। ये आप लोगों का एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो आपको जो है बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये सब सवाल जो है बाबू हलवा सवाल होती है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान को जो है लागू कर दिया गया था सर। और 11 दिसंबर 1946 को इस तारीख में जो है आपका द्वितीय बैठक हुआ था। दूसरी बैठक कब हुई थी अगर पूछा जाए, तो दूसरा बैठक आपको लगाना है सर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दो तरीके से आत्मा से सवाल आता है। एक आपको पूछ लिया जाएगा, आप बता दीजिए कि संविधान सभा का कौन सी भाग को आत्मा कहा जाता है? तो आप बोलेंगे सर प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। कौन सा भाग को? तो प्रस्तावना को जो है संविधान सभा का आपका संविधान का आत्मा कहा जाता है। कौन सा भाग? तो प्रस्तावना। और प्रस्तावना को कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 का जो ए नाम का अनुच्छेद है बाबू, इसमें कही गई है। और कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आप बोलेंगे सर 32 नंबर अनुच्छेद को BR अम्बेडकर, भीमराव रावजी अंबेडकर ने आपका 32 नंबर अनुच्छेद को कहे हैं संविधान का आत्मा। ठीक है, मुझे कहा गया है कौन सी भाग को, तो अभी बताए हैं सर प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आपके सिफारिश पर इसको जोड़ दिया गया था। और तब 10 मौलिक कर्तव्य, आपका मौलिक कर्तव्य नहीं, प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रस्तावना को में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, और प्रस्तावना को जो है, प्रस्तावना तो एक भाग है, उसको 51 का क में नहीं, इसको मौलिक कर्तव्य समझ लिए थे। सॉरी। अब आते हैं संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मसौदा समिति का बारे में पूछा गया है, यानी कि आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया है। और यह सवाल जो है बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। पहला जो मसौदा तैयार किया गया था, अगर पूछे पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप बोलेंगे पहला मसौदा या फिर पहला प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। ठीक है, BN राव। अगर पहला शब्द नहीं रहेगा तो BR अम्बेडकर हो जाएगा सर, BR अम्बेडकर। तो यहां पहला नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। लेकिन पहला मसौदा तैयार किया गया था आपका BN राव के द्वारा। अब 5 नंबर सवाल पूछा गया है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं इंदिरा गांधी थी। और इसी इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उनका कहना है कि भैया गरीबों को हटाना है। और जो उनके जो प्रतिद्वंदी जो दल थी जनता दल, उनका कहना है भैया इंदिरा गांधी को हटाना है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह करके इस देश का भला होने वाला नहीं है। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और जो जनता दल थी, जनता दल के द्वारा दिया गया था इंदिरा हटाओ का नारा। ठीक है, इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था।
छठा नंबर प्रश्न में चले जाते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे आपका चुना गया था? अब आप पूछेंगे सर अस्थाई अध्यक्ष होता क्या है, तो हम बताएंगे बाबू, पहला जो बैठक हुआ था ना, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो इस दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर लिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अध्यक्ष बना दिया गया था। और इसके बाद जितना भी आपका बैठक हुआ 11 दिसंबर जो दूसरा बैठक हुआ, और उसके बाद जितना भी बैठक हुआ उसमें आपका अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। केवल अस्थायी रूप से इनको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी को कहा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। पहली बार जो अध्यक्ष चुना गया था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। ठीक है, अब पूछा गया है मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो अध्यक्षता हुआ था ये आपका किसके टाइम में हुआ था? उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे बाबू वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में आपका पीएम ही अध्यक्षता करते हैं। और 1983 का टाइम में पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के द्वारा ही आपका अटेंड किया गया था, अध्यक्षता किया गया था 1983 में। और 1983 में कहां हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन? तो आप बोलेंगे सर नई दिल्ली में। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो इंदिरा गांधी ने किए थे। और 1983 में जो है ये आपका भारत में हुआ था। और पहली जो बैठक है, पहली बैठक आपका युगोस्लाविया में हुआ था। और इन जवाहरलाल नेहरू जो है वो जाकर के आपका भाग लिए थे सदस्य के रूप में, अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू पहली बैठक में भाग लिए थे। किसका? ना सर गुट निरपेक्ष जो आपका आंदोलन चलता है नॉन अलाइंड मूवमेंट उसका। 8 नंबर सवाल कहा गया है विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, भारत का आपका संविधान जो सभा गठन किया गया था वो 6 दिसंबर को संविधान सभा गठन कर दिया गया था, ये आप लोग जानते हैं। और संविधान सभा का जो गठन किया गया उस टाइम में 300 आपका 89 सदस्य था। ठीक है, 6 दिसंबर आपका 1946 में इतना आपका सदस्य था। लेकिन बाद में जाकर के आपका 1947 में जाकर के क्या हुआ सर? भारत जो है सर विभाजन हो गया 15 अगस्त में। ठीक है, और विभाजन होने के बाद कुछ सदस्य जो थी वो कहां चले गए? तो कुछ सदस्य चले गए पाकिस्तान में और कुछ सदस्य भारत में रह गए। तो भारत में कितने सदस्य रह गए? तो सर 299 सदस्य जो हैं भारत में रह गए थे। कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य भारत में रह गए थे। तो ये हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है संविधान सभा के संवैधानिक आपका सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर हैं ये कौन थे? तो भारत के संविधान जो बनाया गया था इसका सलाहकार कौन थी? तो संविधान जब भी आपका बनाया जाता है तो आप उसको किसके साथ जोड़ देते हैं? तो आप जोड़ देते हैं सर डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ। लेकिन सलाहकार के बारे में जब पूछा गया है तो भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा। तो सलाहकार जो बनाया गया था वो BN राव को बनाया गया था। और पहला जो आपके जो मसौदा कमेटी की आपका सदस्य बनाया गया था अध्यक्ष BN राव को बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा सर सही आंसर। जस्टिस पार्टी किस राज्य से आपका संबंधित है? तो जस्टिस पार्टी जो है ये संबंधित है हम लोगों के मद्राज नाम का जो राष्ट्र है, मद्राज नाम का देश के साथ। और मद्राज वर्तमान में कहां है? तो मद्राज वर्तमान में तमिलनाडु में आता है। मद्राज तमिलनाडु नाम का जो राज्य है इसका पहला नाम मद्राज हुआ करता था। ठीक है सर। उसके बाद 11 नंबर सवाल पूछा गया है भारतीय संविधान के मूल पाठ को अपने हाथ से अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो भारत का जो संविधान है ये किस भाषा में लिखा गया था? तो आप बोलेंगे सर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और इसको लिखने का काम किसने किया था? तो आप बोलेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने 6
6 माह तक, 6 महीना नहीं लिखेंगे, 6 माह का टाइम लिया था और अपने हाथ से जो है संविधान को लिखा था। और संविधान को लिखने के बदौलत जो है वो एक भी पैसा नहीं लिए थे, लेकिन हर एक जो संविधान का पेज है बाबू, हर पन्ने में अपना नाम का सिग्नेचर करे थे। कौन ना? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने ही आपका अंग्रेजी में संविधान को लिखा था। उसके बाद पूछा गया है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया? दो तरीके से पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सह राज्य अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे सर 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य बना दिया गया था, यानी कि राज्य के तरह काम करेगा लेकिन पूरी तरीके से राज्य नहीं है, थोड़ी बहुत राज्य के रूप में वो काम करेगा। ये आपका 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और पूर्ण तरीके से 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को कब मिलाया गया था? तो आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूरी तरीके से राज्य के रूप में बनाया गया था। तो राज्य पूछा गया है तो हम लगाएंगे सर 36वां संविधान संशोधन 1975। अगर सह राज्य कहेगा, सह राज्य, ठीक है, समझ लीजिए सह राज्य, तब लगाएंगे 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 13 नंबर सवाल में। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहां से तो आपका एक सवाल पूरा हो जाता है। मैग्ना कार्टा आपका कौन से आपके भाग को कहा जाता है ना? मूल अधिकार नाम का जो ये है, इसी मूल अधिकार को भारत का संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो आपका मैग्ना कार्टा है, ये आपका किस देश से लिया गया है, यानी कि मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, यह पूछा गया है। तो आप बोलेंगे सर मूल अधिकार जो है यूएसए से लाया गया है। अगर संसद के बारे में पूछते, संसद के बारे में पूछ लेते सर, या फिर राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेते, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेते, तो ये आपका आया है कहां से? ब्रिटेन से लाया गया है। अगर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछ लेते तो हम बताते आयरलैंड से आया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर पूछ लेते तो वो आया है रसिया के संविधान से, रूस के संविधान के पास से। ठीक है, तो आप मूल अधिकार के बारे में पूछे हैं तो यूएसए से आया है। तो यूएसए कहां है सर? अमेरिका, यानी कि यूएसए। बी में इसका आंसर हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, इतना याद होगा सभी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? टाइम चल रहा था आपका बाबू 1977 का टाइम, ठीक है। और इस टाइम में जितने भी आपका पार्टी था, जितना भी पार्टी था, सब पार्टी एकजुट हो गया था और कह रहा था कि भैया कांग्रेस को किसी भी हाल में जो है हटाना है। और इसी टाइम में एक आपके बहुत महान व्यक्ति आए जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया जी। उन्होंने कहा कि भैया सभी जो पार्टी है, सभी दल को एकजुट हो जाना है अगर कांग्रेस को हराना है। तो इसी जो आपका एकजुट करने के नारा, उसी को कहा जाता है गैर कांग्रेसवाद। इसका नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया। आपको पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो आप बोलेंगे जयप्रकाश नारायण ने दिया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने दिया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? तो चौधरी चरण सिंह ने किया था। ठीक है, किसान कांग्रेस प्रजा पार्टी की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने किया था। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद से आपको बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, खास करके मौलिक अधिकार से और आपातकाल से। ठीक है, आपातकाल वाला जो आपका तीन आपका अनुच्छेद है, 352, 356, 356 और 300 जो आपका 60 नंबर अनुच्छेद है, इससे आपको सवाल पूछेगा। 370 नाम का जो अनुच्छेद है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, इस अनुच्छेद से आपको सवाल पूछेगा। और मौलिक अधिकार का जो आपका अनुच्छेद है, आपका जो 12 से लेकर के शुरू होता है और जाकर के खत्म होता है 35 नंबर अनुच्छेद तक, ये मूल अधिकार का जो आपका जितने भी अनुच्छेद है, यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत, इसका किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी कि जो जाति भेद प्रथा है बाबू,
एक दूसरे को छूने से आपका जाति जो है भ्रष्ट हो जाती है, इसकी जो आपका चर्चा है ये कही गई है 17 नंबर अनुच्छेद में कि भैया अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, छुआछूत जो आपका प्रथा है, जाति प्रथा, इसको जो है कम करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 18 नंबर अनुच्छेद में जो है उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा है। 19 नंबर अनुच्छेद में हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता, ये सब अलग अलग स्वतंत्रता जो है 19 नंबर अनुच्छेद से मिलती है। ठीक है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि पूछा गया है भारत में जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था वो पहले बार कब बना था, तो 1977 में बना था। और 1977 में जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था ये आपका जनता दल की सरकार बनी थी। कौन सी पार्टी ना, जनता दल की पार्टी सरकार बनी थी। और जनता दल के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई जी थे। तो ऑप्शन बी में है सर, मोरारजी देसाई हो जाएगा एकदम सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आपका जो आजादी है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने मन का जो बात है वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि लोगों को गाली दे दे, तो वो अपनी मन के बात जो है रख सकता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता ये 19 नंबर अनुच्छेद से लाया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति की एक सजा, और सजा जो है उस टाइम के कानून के अनुसार होनी चाहिए, ये 21 नंबर अनुच्छेद में है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है केंद्र में जनता पार्टी किस बार सत्ता में आई, तो जनता पार्टी जो है पहली बार आपका 1977 में सत्ता में आई थी। और पहली बार जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, वो इसी जनता पार्टी के आपके थे। जनता पार्टी या फिर जनता दल कहा जाता है। आपातकाल के दौरान किन आपका अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत में 352 नंबर अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपात यानी कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। 356 नंबर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सहायता में राज्यपाल जो है पूरे राज्य में आपका लॉकडाउन लगा सकते हैं, जिसको इमरजेंसी यानी कि आपातकाल कहा जाता है। और ये जो आपातकाल की चर्चा है, इस आपातकाल के टाइम में 2 अनुच्छेद को कोई भी आपका निलंबित नहीं कर सकता है। वो 2 अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 20 और 21 नंबर अनुच्छेद। इसमें कहा गया है एक जो आप गलती करेंगे तो उसका एक ही सजा मिलेगा, और सजा जो है उस टाइम के उस कानून के अनुसार होगा। इसके बारे में जो चर्चा है ये 20 और 21 नंबर अनुच्छेद में कही गई है। आपातकाल के दौरान ये दोनों आपका जो है अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है, तो इसका भी बी हो जाएगा सर। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक जो होते हैं उनका जो संस्कृति है, उसका जो भाषा है, उसका जो पहनावा है, उसका जो आपका रहन सहन है, इसको संरक्षण करने की अधिकार उस अल्पसंख्यक की होगी। यानी कि जो ओबीसी है बाबू, इस ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग को उसकी संस्कृति, उसका भाषा, ये सब मानने का अधिकार रहेगा। ये संविधान का कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो आप बोलेंगे सर इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 29 में है। और इसी संस्कृति को बचाने के लिए वो लोग अपने लिए अलग शिक्षा के लिए आपका स्कूल खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं। उसका चर्चा 30 नंबर अनुच्छेद में की गई है। और 32 नंबर अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अकाली दल किस राज्य की प्रमुख आपकी क्षेत्रीय दल है। अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय दल है, तो अकाली दल जो है बाबू वो पंजाब की जो क्षत्रिय दल है। ठीक है, पंजाब में जो सिख आपके भाई रहते हैं वो आपके सिख भाई मिलकर के अकाली दल की आपकी सरकार बनाए थे। ठीक है, तो अकाली दल पंजाब के आपके क्षेत्रीय दल है। आपको पूछा जाएगा डीएमके कहां के क्षेत्रीय दल है, तो डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो अनुच्छेद पूछा गया है। भाग अगर पूछा जाता तो हम बोल देते सर प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपको पूछा जाता कि आपका अनुच्छेद पूछा गया है तो आर्टिकल नंबर 32 को, ये तो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपको जो है 21 का ए नंबर अनुच्छेद में, 21 का ए नंबर अनुच्छेद में बाबू निजता के बारे में कहा गया है कि भैया
कोई भी व्यक्ति है तो उसका प्राइवेसी है, और उसका प्राइवेसी यानी कि मोबाइल हो गया, कोई भी प्राइवेट चीज को जो है वो आपका एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई उसकी चर्चा की गई है। और 21 का ए नंबर अनुच्छेद में कहा गया है 6 से लेकर के 14 साल का जो बच्चा है उसका मूल अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। ठीक है, ये मूल अधिकार के बारे में जो है 21 का ए नंबर अनुच्छेद में कही गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर चलेंगे, विधि के समक्ष समानता की आपका जो अवधारणा है ये कहां से ली गई है। आपको पूछा जाए विधि के समक्ष समानता, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर अमेरिका के से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता अमेरिका से लिया गया है। और कहा जाता है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है, तो कानून का समान संरक्षण ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अब चलते हैं कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से जो है बॉडी से न्यायपालिका को अलग करने की जो चर्चा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी से आपका न्यायपालिका को, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों जो अलग अलग है इसकी चर्चा की गई है 50 नंबर अनुच्छेद में। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग किया गया है। ठीक है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का जो आपका युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो सबसे पहला बार युद्ध 1962 में हुआ था। और इस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री जो है JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी थे। और 1965 में जो आपका युद्ध हुआ इस टाइम में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है, तब जब आपका प्रस्तावना के बारे में बोल रहे थे वो प्रस्तावना तो भाग है और वो आपका अनुच्छेद में नहीं, आपका मूल कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद में आता है 51 का क नाम का अनुच्छेद में, और भाग नंबर आपका 4 में जो है इसको रखा गया है। ठीक है, 4 का क में इसको रखा गया है, इसको याद रखिएगा। और ये रूस यानी कि पूर्व का जो सोवियत संघ का जो कानून था उससे लिया गया है आपका मूल कर्तव्य को। रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है कब हुई थी, तो रेल कर्मचारी के बारे में कहे। ठीक है, रेल कर्मचारी जो है इसका जो हड़ताल हुआ था ये जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुआ था और ये 1974 में हुआ था। आपको पूछे गुजरात का जो आपका हड़ताल हुआ था, गुजरात में जो हड़ताल हुआ था ये भी आपका 1974 में हुआ था। बिहार में जो आंदोलन हुआ था, बिहार छात्रों आंदोलन, ये भी आपका हुआ था 1974 में ही। ठीक है, और तीनों चीज 1974 में हुआ था। और ये तीनों चीज के लिए जो है आपका कांग्रेस की सरकार जो है उस टाइम में आपका माना जाता है वो ये थे। गुजरात के जो आपका आंदोलन हुआ था इसमें मोरारजी देसाई ने आपका नेतृत्व दिया था। बिहार में आपके जेपी आपका जो जयप्रकाश नारायण है वो हिस्सा लिए थे, और रेल आंदोलन के नेतृत्व जो है वो किए थे कौन ना, जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, तो इसका आंसर 1974 हो जाएगा। और 1974 में 3 जो है बड़े बड़े आपके आंदोलन होते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार का जो कीमत बढ़ रहा था सामान का, उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को आपका संविधान में जोड़ लिया गया, तो स्वर्ण आपका समिति, सिंह समिति के द्वारा जो है इसको जोड़ लिया गया था। ठीक है, बलवंत राव मेहता समिति जो है ये पंचायत राज से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन आसियान का आपका संस्थापक नहीं है, तो आसियान जो देश है बाबू ये दक्षिण आपका पश्चिमी देश है, दक्षिण पश्चिमी देश है। तो ये आसियान देश जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने के लिए गठन किया गया था, ये आपका इंडोनेशिया भी दक्षिण पश्चिम में आता है, एशिया मलेशिया भी एशिया के दक्षिण पश्चिम में आता है, थाईलैंड भी आता है, लेकिन भारत जो है ये पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी नहीं सॉरी दक्षिणी क्षेत्र है और ये दक्षेप में आता है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्रीय संघ
यानी कि सार्क में भारत आता है, ना कि आसियान में, तो आपका भारत हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इतना क्वेश्चन करवा दिए, सबसे पहले भारत का आंसर आया, ये आया अलग, बाकी सब तो बी ही आ रहा था। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने आपके मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में पूछा गया है, ये देखिए वर्तमान पूछा गया है। जब आपका 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आपका 4 का क नंबर का अनुच्छेद भाग में जो है जोड़ा गया था, तब मूल कर्तव्य की संख्या कितना थी? तो आप बोलेंगे सर तब मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी। और वर्तमान में जो है 1986 में सर एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य को, जिसका नाम है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। और ये जोड़ने के बाद अभी वर्तमान में 11 हो गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर जी इसका सही आंसर। कहा गया है 11वां जो मूल कर्तव्य है ये है अभिभावकों को आपका द्वारा बच्चों की शिक्षा दिलाना। ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम का एक जो दल है ये गठन हुआ था? तो दार्जिलिंग में मार्क्सवादी लेनिनवादी आपका जो विचारधारा का जो CPIM पार्टी है इसकी गठन की गई थी। और ये कब गठन की गई थी? तो आप बोलेंगे सर 1976 में गठन की गई थी चारू मजूमदार के नेतृत्व में। और ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग नाम का जो जगह है, दार्जिलिंग जो जिला है, उस दार्जिलिंग जिला में जो है इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सर इसका हो जाएगा चारू मजूमदार, ऑप्शन बी। कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को जो है निकालने का, उसका पद से जो है हटाने का जो आपका अनुच्छेद है वो कौन सी अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है 52 नंबर अनुच्छेद में, और उसको हटाने के लिए महाभियोग की चर्चा की गई है 61 नंबर अनुच्छेद में। तो 61 नंबर अनुच्छेद महाभियोग के साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत बार ये दोनों पूछा गया है, राष्ट्रपति की पद की चर्चा कौन सी अनुच्छेद में? 52 नंबर अनुच्छेद में। राष्ट्रपति को हटाने की चर्चा 61 नंबर अनुच्छेद यानी कि महाभियोग की चर्चा 61 नंबर अनुच्छेद में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति को हम लोग जो है वोट नहीं डालते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आपका मतदान किया जाता है। उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, और ये आपका निर्वाचक मंडल द्वारा बना होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन होता है? तो आप बोलेंगे सर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और जो विधानसभा होती है राज्य के विधानसभा और इसके साथ साथ जो विधान परिषद है इसके सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। आपको पूछा जाएगा कौन भाग नहीं लेता है, कौन भाग जो है नहीं लेता है? तो आप बोलेंगे जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो नहीं भाग लेते हैं। और जो एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त किया जाता था वो भी भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो है राष्ट्रपति खुद बनाते हैं, खुद नियोग करते हैं। अगर ये लोग आकर चुनाव में भाग लेगा तो वो तो राष्ट्रपति को ही वोट डालेगा ना, क्योंकि इन लोगों को तो राष्ट्रपति नहीं चुना। तो इसी वजह से इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव में। समझ में आ गया है तो बढ़िया है, नहीं आया है तो फिर समझ लीजिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति जो होती है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, इन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है ये। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाया? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को दिलाता है मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, दोनों आपस में जो है शपथ दिलाने का काम करता है। शपथ दिलाने में खाली कहा जाता है मैं, बाकी सब वो जो है खुद को बोलना पड़ता है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया 35 नंबर सवाल। इसके बाद चलते हैं, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री आपका बने थे 1967 में, और ये बने थे आपका केरल जो है, केरल नाम का राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और वो थे सीपीआई पार्टी के, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो ईएमएस नंबूदिरीपाद उनका नाम था, ईएमएस नंबूदिरीपाद। आपको पूछाएगा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो आप बोलेंगे सर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है आपके मोरारजी देसाई। पूछा जाएगा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अगर गैर कांग्रेसी पूछे तो आपको लगाना है ईएमएस नंबूदिरीपाद, ठीक है। भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ना, वो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति को ही आपका सभापति बनाया जाता है। अगर लोकसभा पूछ लेता तो हम निर्वाचित सदस्य लगा देते कि ये जो है सभापति चुने जाते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है सर। संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? तो संसद, भारत का जो संसद है ये कहां से आया है? तो संसद जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से आया है, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, और संसद की जननी, पार्लियामेंट की जननी जो है ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या किस आपका जनगणना पर आपका आधारित है? 1971 में जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर अभी भी जो है सीट आपका किया जाता है। सबसे ज्यादा जो है लोकसभा में कितना सीट हो सकता है? तो 552 हो सकता था, ठीक है। और 552 में से जो है आपका 2 एंग्लो इंडियन को घटा दिया गया है, तो अभी जो है 550 हो सकता है। लेकिन चुना जाता है, आपको निर्वाचित पूछेगा तो आप बोलेंगे सर 500 जो है 43 को वर्तमान में किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में कितने को? तो 500 आपका 43 को ही किया जाता है, तो 543 वर्तमान में निर्वाचित 543 वर्तमान में, ठीक है, किया जा सकता है, तब वो सब होगा। संसद को 2 सत्रों के बीच, संसद में जो सत्र होता है बाबू, 3 प्रकार का सत्र होता है। एक होता है मॉनसून सत्र, ठीक है, एक होता है मॉनसून सत्र, दूसरा होता है बजट सत्र, ठीक है, दूसरा होता है बजट सत्र, और तीसरा जो है बाबू वो आपका होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। और ये 3 आपका सत्र होता है, यानी कि बैठक, सत्र का मतलब हो जाता है बैठक, और इस 3 बैठक के बीच में पूछा गया है कितना अंतराल हो सकता है? तो इन दोनों के बीच में आपका 6 महीना से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 आपका जो बैठक है इन दोनों के बीच में 6 महीना से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत में प्रारंभ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार के नेतृत्व में, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चला था। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, दार्जिलिंग नाम का जिला से जुड़ा हुआ है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का जो आपका संसद है बाबू, संसद की चर्चा की गई है आपकी 79 नंबर अनुच्छेद में, ठीक है, संसद की चर्चा की गई है। राज्यसभा की चर्चा की गई है 80 नंबर अनुच्छेद में, और लोकसभा की चर्चा की गई है 81 नंबर अनुच्छेद में। और राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इन दोनों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये तीनों होता है बाबू, ये तीनों जो है भारत के आपके संगठन का इकाई होता है। और ये राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों मिलकर के संसद बनती है, ठीक है। और ये दोनों जो सदन होती है, इन दोनों सदनों में बैठक होती है, और जब दोनों सदन का एक साथ बैठक होगा तब उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन, तब उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। पूछा गया है संयुक्त अधिवेशन अगर होगा तब आपका कौन जो है संयुक्त अधिवेशन में सभापति अध्यक्षता करता है? राज्यसभा के अध्यक्ष बनते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, और लोकसभा के जो है अध्यक्ष होते हैं स्पीकर। और दोनों का अगर ही होगा तब जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है यही करता है अध्यक्षता, तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा जो है इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लोकसभा में 2 सदस्यों को करते थे, अभी नहीं करते हैं, करते थे, लेकिन इसको जो है भगा दिया गया है,
हटा दिया गया है, भगा दिया नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है सर? राष्ट्रपति इसके नियुक्ति कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बढ़ गई? कांग्रेस पार्टी जो है 1967 में प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी को बनाने वाले जो ये थे, उसको जो है क्या कहा जाता है? सिंडिकेट कहा जाता है। और सिंडिकेट जो है बाबू, सिंडिकेट, ये जो कांग्रेस के जो पुराने पुराने जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन लोगों को कहा जाता था सिंडिकेट। और ये सिंडिकेट मिल करके जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। और इंदिरा गांधी जो है अब सिंडिकेट का जो पुराने नेता हैं उन लोगों का बात नहीं मान रही थी, जिस वजह से 1969 में जाकर के 1969 में जाकर के जो है कांग्रेस का दो हिस्सा हो जाता है। एक खेमा जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा खेमा कांग्रेस जो है रिक्विजिशनिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दो आपका हिस्सा हो जाता है कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है, तो बढ़िया से पढ़ेंगे। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त हुआ है। राज्यसभा में समाप्त हुआ है, बढ़िया से समझिए, बढ़िया से समझिए। एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा में भी चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा में भी चुना जाता है, कितने को? 2 को। और राज्यसभा में कुल 12 को। ये केवल एंग्लो इंडियन को नहीं, यहां पर अलग भारत के सदस्यों को भी चुना जाता है। तो राज्यसभा का जो आपका सदस्य है ये समाप्त नहीं हुआ है। राज्यसभा का जो एंग्लो इंडियन है इसको समाप्त नहीं हुआ है। लोकसभा का जो एंग्लो इंडियन 2 है, जिसको राष्ट्रपति चुनते थे, निर्वाचित करते थे, सॉरी मनोनीत करते थे, उसको जो है हटा दिया गया है। लोकसभा का 2 को हटाया गया है, राज्यसभा का दोनों को हटाया नहीं गया है। तो ये तो आपका सही है, ठीक है। एंग्लो इंडियन को समाप्त हुआ है, तो समाप्त हुआ है ये तो गलत है, समाप्त नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा गया सही कौन सा है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। लोकसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आप बोलेंगे 12 को मनोनीत करते हैं, तो ये बात सही है। 104वें संशोधन के बाद अब लोकसभा में केवल 243 निर्वाचित होते हैं। पहले जब आपका ये होता था तो 245 को निर्वाचित किया जाता था और 2 एंग्लो इंडियन को जो है आपका क्या किया जाता था, तो 2 एंग्लो इंडियन को जो है आपका मनोनीत कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, तो 243 को जो है एक कर लिया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो ये आपका सही है। और राज्यसभा क्या होती है सर? अस्थाई होती है। राज्यसभा स्थायी होती है, अस्थाई थोड़ी होती है। इसमें हर आपका 2 साल में 1/3 सदस्यों को जो है 1/3 सदस्यों को ही निकाला जाता है, बाकी 2/3 सदस्य जो है रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अस्थाई नहीं, राज्यसभा स्थायी सदन होती है। तो ये भी आपका गलत है। तो सही जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके ऊपर? तो मंत्री परिषद होती है आपका लोकसभा का। तो लोकसभा का अगर मंत्री परिषद होगा तो लोकसभा के ऊपर ही उत्तरदायी होगा, तो लोकसभा के प्रति हो जाएगा सही आंसर। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां कहां निहित होती है, किसके पास? तो समस्त जो कार्यकारी शक्ति है सबसे ऊपर आपका है राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे ऊपर आपका राष्ट्रपति आता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, ठीक है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो आप बोलेंगे वास्तविक के बारे में जब बोल दिए तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जवाब फटाफट से दे दीजिए। उससे पहले जितनी भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं बाबू, क्लास तो बढ़िया लग रहा है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बाबू थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा भैया 50 क्वेश्चन करवाया गया है, पता करो कितना पढ़े हो, क्योंकि यही सब सवाल तो आपको पूछेगा। और क्लास को अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए फट से, ठीक है। और हम लोगों का जो सफल एकेडमी का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर लीजिए।
कर लेने पर जो है वहां पर आप जाकर के देखिएगा, कोर्स टोर्स मिल जाएगा, ले सकते हैं। 1 महीना बचा हुआ है। कौन सा आपका मौलिक अधिकार अब नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अभी नहीं है, क्योंकि ये जो है 31 नंबर संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार था। इस अनुच्छेद को खत्म करके जो है 300 कौ में भेज दिया गया है, और 300 कौ में रहने वाला मूल अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार होता है, यानी कि विधेय अधिकार होता है। कानूनी अधिकार या फिर विधेय अधिकार कहा जाता है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार है। इसका जवाब फटाफट से चाहिए। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 में जो बिहार में आपका जो आंदोलन हुआ था, छात्रों आंदोलन, उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, राज नारायण तो कोई है ही थे नहीं। और जो आपका गुजरात में आंदोलन हुआ था उसका नेता थे मोरारजी देसाई। तो यहां पर आपका जो है 50 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बढ़िया लगा है। जो भी आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है बाबू, एकदम रट लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका जो है क्वेश्चन ज्यादातर होने वाली है। तो यहीं पर हम लोगों का क्लास को विराम देते हैं। फिर से आपको बोलेंगे, फिर से याद दिलाएंगे, भैया बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, और उसका जो घंटी है बाबू बजता रहा है, अब तक जो है बज रहा है, क्योंकि आपको जो है जग जाना है। और आप अगर 1 महीना अगर जग करके नहीं पढ़े तो पूरे जो आपका जीवन बचा हुआ है वो आपका क्या होगा आपको भी नहीं पता। तो आप लोग जो है मेहनत करिए इत्मीनान से, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और अपने जो है परिवार का भी ध्यान रखिए। परिवार की ध्यान जो है 1 महीना रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है पढ़ाई में लग जाइए, और पढ़ाई में जब लग जाइएगा ना, आपका परिवार के जितने भी लोग हैं देख करके बोलेंगे, भैया पढ़ रहा है मेरा बेटा, पढ़ रहा है मेरा भाई, उसको डिस्टर्ब ना करो। और आपको जो है कोई काम भी नहीं बताया जाएगा, आप एकदम इत्मीनान से पूरे एकदम टाइम को एग्जाम के तैयारी में लगाते रहिए। तो यहीं पर अपना क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जो हैं पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन लगता है कि भैया पढ़ जो रहे हैं वो एग्जाम में आएगा कि नहीं। भैया जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा, क्योंकि जितना भी पढ़ाया जाता है बाबू, आप लोगों का एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसी को देख करके कराया जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम का डर नहीं रखना है, लेकिन मेहनत पूरा एकदम लगन के साथ करना है। तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।